हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीयूटी नंबर्स। तो इस सीरीज में ये जो नई सीरीज स्टार्ट हो रही है इसमें आपको मिलेंगे स्टैटिक जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, है ना। तो ये है सेट 1, ऐसे ही चलेगा सेट 2, सेट 3 एंड सो ऑन। ये इंपॉर्टेंट क्यों है आपके लिए, देखिए पहले तो आपको पॉलिटी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस इसमें दिखेंगे, है ना। पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी में भी आपको इंडियन ज्योग्राफी मिलेगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी मिलेगा एंड सो ऑन, है ना। तो इंपॉर्टेंट है, साइंस से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आज हम शुरू कर रहे हैं सेट 1 इसका। तो आप ऐसे ही कंटिन्यू कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारे साथ बने रहने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। बाल्टिक सी एंड नॉर्थ सी आर कनेक्टेड बाय, देखिए बाल्टिक सी की बात कर रहे हैं और नॉर्थ सी की बात कर रहे हैं, तो इन दोनों को कनेक्ट कौन करता है, कौन सी कैनल कनेक्ट करती है। ऑप्शंस क्या है, ए कील कैनाल, पनामा कनाल, स्विस कनाल और डी नन ऑफ द अबव। तो चलिए इसका आंसर बताइए। इसका आंसर विल बी ए, ठीक है। आंसर होगा इसका ए, कील कनाल जोड़ती है। देखिए कैसे, ये दिखेगा आपको यूरोप, है ना। यूरोप में आपको ये है बाल्टिक सी जिसकी हमने बात करी, है ना, बाल्टिक सी। दूसरा नॉर्थ सी की हमने बात करी। आसपास आप कंट्रीज देख लीजिए, दिस इज नॉर्वे, दिस इज स्वीडन, है ना। फिनलैंड बिल्कुल ही नॉर्थ वाला जो हिस्सा है यूरोप का, वो ये हिस्सा आएगा, है ना। इधर आपको नीचे जर्मनी दिखेगा, पोलैंड है, लिथुआनिया, है ना। तो ये जूम पिक्चर है नॉर्थ यूरोप की। तो इन दोनों को जोड़ कौन रहा है, यहाँ पे आपको दिखेगा कील कनाल। एक कनाल है कील कनाल, वो जोड़ती है नॉर्थ सी को बाल्टिक सी से, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, बाल्टिक सी इज कनेक्टेड थ्रू कील कनाल टू नॉर्थ सी, ठीक है। ध्यान रखेंगे। आसपास की कंट्रीज भी आप देख लीजिए, जैसे बाल्टिक सी के साथ कौन कौन सी कंट्रीज लगती है, इधर स्वीडन है ना, और इधर फिनलैंड आ जाता है। इधर बहुत सारी कंट्रीज आपको दिखेगी, एस्टोनिया, लत्विया, लिथुआनिया एंड नीचे है पोलैंड, ठीक है जी। तो चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। ये आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी का सवाल मिलेगा। Which one of the following lakes forms an international boundary between Tanzania and Uganda? दो कंट्रीज है, तंजानिया एंड युगांडा। तो which one of the following पूछा है कि इनमें से कौन सी लेक जो है ये इंटरनेशनल बाउंड्री फॉर्म करती है बिटवीन दीज टू कंट्रीज। कौन कौन सी, तंजानिया और युगांडा के बीच में। तो आपको बताना है कौन सी लेक है। ऑप्शन है आपके सामने, चड, मलावी, विक्टोरिया एंड जम्बेजी। तो चलिए आंसर बताइए कौन सी लेक है। तो चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर इज विक्टोरिया, लेक विक्टोरिया। आपने ध्यान रखना है, ये है लेक विक्टोरिया, ठीक है। ये है युगांडा, ये है केन्या और नीचे आपको दिखेगा तंजानिया। लेकिन हमारे क्वेश्चंस में कौन सी दो कंट्रीज थी, दो कंट्रीज हमने देखी थी, तंजानिया एंड युगांडा की बात करी थी। लेकिन आपको इसमें से इस पिक्चर में क्या दिख रहा है कि लेक विक्टोरिया को कौन कौन सी कंट्रीज बॉर्डर कर रही है, तंजानिया और युगांडा के साथ कीनिया भी है, ठीक है जी। तो आपको ध्यान रखना है कि विक्टोरिया के आसपास कौन सी कंट्रीज आती है, ठीक है। युगांडा हो गया, कीनिया हो गया एंड तंजानिया, ठीक है। दिस इज युगांडा, कीनिया एंड नीचे साउथ में तंजानिया। जो ये आपको मैप दिख रहा है ये कहाँ का है, ये देखिए, दिस इज योर साउथ अफ्रीका। और इस साउथ अफ्रीका में एक लेक है, लेक विक्टोरिया, इंपॉर्टेंट लेक है, ध्यान रखेंगे। और इसके आसपास की कंट्रीज भी ध्यान रख लेनी है, ठीक है जी। चलिए हम नेक्स्ट स्टैटिक जीके के क्वेश्चन पे आते हैं। विच इज द बिगेस्ट आइलैंड इन द इंडियन ओशियन। अब इंडियन ज्योग्राफी की हम बात करें तो इंडियन ओशियन में है ना, इंडियन ओशियन के आसपास वाले इंडियन ओशियन का बिगेस्ट आइलैंड आपको बताना है। ऑप्शंस आर मेडागास्कर, ग्रीनलैंड, सुमात्रा और बफिन आइलैंड। तो चलिए आंसर गेस कीजिए क्या होगा। आंसर इज मेडागास्कर, करेक्शन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए, ठीक है। चलिए हम मैप में देख लेंगे, मैप में देखना जरूरी है, मैप की इमेज आपके दिमाग में रहेगी तो आपको आंसर्स आएंगे, है ना। ये हो गया इंडियन ओशियन, है ना, यहाँ पे इंडिया है। तो ये कौन सा है कॉन्टिनेंट, साउथ सॉरी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है और ये है कंट्री साउथ अफ्रीका, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसी के साथ में ये जो आइलैंड आपको दिख रहा है, दिस इज मेडागास्कर,
ठीक है। और हमसे सवाल क्या पूछा था कि इंडियन ओशियन का हमें बिगेस्ट आइलैंड बताना है। बिगेस्ट आइलैंड कौन सा है? मेडागास्कर, ठीक है, ध्यान रखेंगे, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है तो इसका आपको पता होना ही चाहिए। Via which among the following amendments of the Constitution the territories of Goa, Daman and Diu were incorporated in the Indian Constitution? अब ये पॉलिटी का सवाल आ गया हमारे पास। सवाल क्या है? आपको बताना है इनमें से कौन सी अमेंडमेंट से गोवा, दमन एंड दीव इनकॉर्पोरेट करे गए इनकॉर्पोरेटेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है जी, कौन सी अमेंडमेंट से? तो ऑप्शंस क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन 10th अमेंडमेंट एक्ट 1961, कॉन्स्टिट्यूशन 12th अमेंडमेंट एक्ट 1962, 14th अमेंडमेंट एक्ट 1962 और नन ऑफ द अबव। तो चलिए आंसर इसका बताइए, कौन सी अमेंडमेंट से? इसका आंसर है बी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 12th एक्ट 1962। ध्यान रखेंगे 12वीं जो अमेंडमेंट थी, संशोधन था, उससे गोवा, दमन एंड दीव इनकॉर्पोरेट करे गए। ठीक है जी। चलिए अगर हम मैप को देखें, ये है इंडिया, इसमें यहाँ पे आ गया गुजरात, है ना, वेस्ट में, ये वेस्ट कोस्ट है, ये अरेबियन सी है, आपको दिखेगा ये पूरा एरिया, ये है महाराष्ट्र, इधर आपको छोटा सा स्टेट दिखेगा दैट इज गोवा, है ना, ये महाराष्ट्र, और यहाँ पे कर्नाटका दिखेगा, है ना, और इसके वेस्ट में क्या आ गया? अरेबियन सी आ गया। तो हम बात कर रहे हैं गोवा की, है ना, दिस इज गोवा, और ये है दीव और ये है दमन। ठीक है, दमन एंड दीव एंड गोवा, ये यूटी है दमन एंड दीव और गोवा है स्टेट। तो इन तीनों की बात की जा रही थी, क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे है। ठीक है, चलिए, in which year the first meeting of Rajya Sabha was held in independent India? इंडिपेंडेंट इंडिया के बाद, है ना, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया तो उसके बाद पहली मीटिंग ऑफ राज्यसभा कब हुई? कौन से ईयर में हुई? ऑप्शंस क्या है? 1950, 1952, 53 और 54। तो आंसर बताइए। आंसर इज 1952। ठीक है, 1952 में पहली राज्यसभा की मीटिंग हुई आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल था। Which of the following are the members of the electoral college electing the president? चलिए इसमें सवाल में क्या पूछा है कि इनमें से कौन लोग जो है इलेक्टोरल, कौन कौन से जो मेंबर्स रहेंगे इलेक्टोरल कॉलेज में फॉर इलेक्टिंग प्रेसिडेंट, है ना। प्रेसिडेंट जी के जब इलेक्शन होते हैं हमारी कंट्री में, है ना, प्रेसिडेंट जब इलेक्ट होते हैं तो उसके लिए इलेक्टोरल कॉलेज बनता है। इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन आते हैं, ये सवाल यहाँ पे पूछा गया है। तो ऑप्शंस क्या है? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा। सी क्या है? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज। और डी, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, लोकसभा, स्टेट असेंबलीज एंड असेंबलीज ऑफ यूटीज। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है। अगर आपने पॉलिटी पढ़ी हो तो आपको इसका आंसर आना चाहिए, है ना। तो योर करेक्ट आंसर इज सी। देखिए जब प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होते हैं, है ना, जब जब प्रेसिडेंट कोई हमारे इंडिया में बनते हैं तो उसके लिए इलेक्टोरल कॉलेज बनता है। ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन आते हैं? पहले तो इलेक्टेड मेंबर आएंगे, कहाँ के? लोकसभा के। ठीक है, लोकसभा के आएंगे प्लस राज्यसभा के आएंगे, है ना। ये वन टाइम की बात है, एक बार आपने पढ़ लिया, याद हो जाना चाहिए, है ना, कि लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर्स, राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स, है ना, और तीसरा कौन है? स्टेट असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर्स। ठीक है, स्टेट असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं एमएलएस, है ना, जो इलेक्टेड एमएलएस होते हैं। तो जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स होंगे लोकसभा के, राज्यसभा के और स्टेट असेंबलीज के, वो सब लोग ही पार्टिसिपेट करेंगे प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने में, इलेक्टोरल कॉलेज बनाएंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल, आर्टिकल 213 which embodies the ordinance making power of governor of the state is very similar to that of president embodies in which of the following articles? देखिए इस सवाल में पूछा क्या जा रहा है
इसने बोला है, इसने एक फैक्ट आपको क्वेश्चन में भी बताया है कि आर्टिकल 213 जो है, आर्टिकल 213 क्या करता है, गवर्नर को, है ना, गवर्नर को एक पावर देता है, किसकी, ऑर्डिनेंस की। ऑर्डिनेंस होते हैं ऑर्डिनरी लॉज, ठीक है, ऑर्डिनरी लॉज जो कि गवर्नर बनाते हैं, ठीक है, ऑर्डिनेंस की पावर देता है आर्टिकल 213 स्टेट में गवर्नर को, ठीक है। तो उसी के साथ, है ना, उसी के साथ इसने उसको कोरिलेट करके पूछा है आपसे सवाल कि जो प्रेसिडेंट है ना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, उनको कौन सा आर्टिकल ये पावर देगा। तो ऑप्शंस क्या दिए हैं, आर्टिकल 111 ना, 111, 111, आर्टिकल 115, आर्टिकल 121 और आर्टिकल 123। तो आपको इन चारों में से बताना है कि कौन सा आर्टिकल करेक्ट है। ये आप ध्यान रखोगे कि आर्टिकल 213 जो है ये गवर्नर को पावर देता है ना ऑर्डिनेंस मेकिंग की। तो प्रेसिडेंट को कौन सा आर्टिकल पावर देगा, उसका आंसर है 123, ठीक है, आर्टिकल 123 ध्यान रखेंगे। तो इसमें हमारे को दो फैक्ट्स पता चल गए, पहले 213 गवर्नर को पावर मिली, ठीक है, स्टेट में, फिर 123 जो है ये देगा प्रेसिडेंट को ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, ठीक है। दोनों को कौन सी पावर मिल रही है, ऑर्डिनेंस, है ना, ऑर्डिनेंस, तो ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। अब ये साइंस वाले सेक्शन में हम आ गए, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर दर्शा रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस, -100 डिग्री सेल्सियस, -273.15 डिग्री सेल्सियस और 273.15 डिग्री सेल्सियस। तो चलिए आंसर बताइए। इसका आंसर है सी, दैट इज -273.15 डिग्री सेल्सियस। तो ये स्टैटिक है, आपको एज इट इज ही ध्यान रखना पड़ेगा, है ना, जीरो टेम्परेचर ये बताएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट्स हैज इट्स सीड आउटसाइड। आपको बताना है इनमें से, इन ऑप्शंस में से कौन से फ्रूट के सीड्स जो होते हैं वो आउटसाइड होते हैं। मैंगो, सोच के देखिए ना, मैंगो का सीड बाहर होता है, नहीं। बनाना, बनाना में तो सीड ही नहीं होता, है ना। फिर स्ट्रॉबेरी, इसको देख लेंगे हम। ऑरेंज, नो, ऑरेंज में तो अंदर सीड्स होते हैं ना। तो इसका आंसर अगर हम लोग वैसे भी देखें ना, बाकी सबका अगर हम देखिए, आंसर पता करने का सिर्फ यही तरीका नहीं होता है कि जो आपको आंसर आए, अगर आप एलिमिनेट कर सको, जैसे मैंगो को आप एलिमिनेट कर सकते हो, है ना, मैंगो एलिमिनेट हो गया यहाँ से। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसका आंसर आपको लॉजिकली सोचना भी पड़ता है ना। मैंगो का नहीं है, बनाना का भी नहीं है, ऑरेंज का भी नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बचा, दैट इज स्ट्रॉबेरी। तो इसमें क्या है, आपको आए ना आए, आप लॉजिकल रीजनिंग एक जो आपकी काम करती है ना, वो आप यूज कर सकते हो, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड इसे कहते हैं। आंसर इज स्ट्रॉबेरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एडविन होवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग वाज एन इन्वेंटर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज। कौन सी टेक्नोलॉजी के इन्वेंटर है एडविन होवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग। ऑप्शंस है टेलीविजन, कॉम्पैक्ट डिस्क, एफएम रेडियो, ब्रॉडबैंड। तो इसमें भी कोई साइंस, रॉकेट साइंस नहीं लगने वाली है, क्योंकि ये स्टैटिक है ना, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, तो ये आपको एज इट इज ही पता होना चाहिए। आंसर इज एफएम रेडियो, ठीक है। ये है एडविन आर्मस्ट्रॉन्ग जी, इन्होंने एफएम रेडियो की खोज करी थी, ठीक है, और ये एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे। Which among the following places have given the earliest evidence of agriculture in Indian subcontinent? रुकिए, पीछे वाला जो सवाल था, मुझे आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि किस साल में उन्होंने एफएम रेडियो की खोज करी, ठीक है, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए सवाल पे आते हैं। Which among the following places have given the earliest evidence of agriculture in Indian subcontinent? अब ये हिस्ट्री से रिलेटेड एक सवाल है। इनमें से एक प्लेस आपने बताना है जो कि अर्लीस्ट एविडेंस देता है एग्रीकल्चर का इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट, ठीक है, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट का। देखिए इंडियन सबकॉन्टिनेंट में जो अर्लीस्ट प्लेस है जहां पे एग्रीकल्चर का एविडेंस हमें मिलता है वो कौन सा है,
पहले तो प्रतापगढ़, ऑप्शंस मेहरगढ़, क्वेटा और कलट। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है, बताइए सोचिए। तो आंसर है मेहरगढ़, ठीक है, मेहरगढ़ है। ये आपको मेहरगढ़ साइट दिखेगी, ये जो पिक्चर आपको दिख रही है। करंटली ये जो है ये पाकिस्तान वाले एरिया में आता है ना, पाकिस्तान में आता है। बलूचिस्तान एक वहाँ की स्टेट है, उस एरिया में ये आता है, ठीक है, मेहरगढ़। हड़प्पन साइट है ये, हड़प्पन साइट अगर आपने सुनी है तो ये हड़प्पन साइट का एक पार्ट है मेहरगढ़। यहाँ पे अर्लीस्ट एविडेंस मिला है किसका, एग्रीकल्चर का इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट। Konark temples are related to which of the following dynasties? अब ये भी हिस्ट्री का ही एक सवाल है ना, इसको आप आर्किटेक्चर से भी रिलेट कर सकते हैं और हिस्ट्री से भी। तो कोणार्क टेम्पल जो है उड़ीसा में आपको देखने को मिलेगा, है ना, उड़ीसा में। तो कोणार्क टेम्पल इनमें से किस डायनेस्टी से रिलेट करता है? ऑप्शंस क्या है, गंगा, पल्लवास, चंदेल्स और चोलास। तो आपको बताना है इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या है। चलिए गेस कीजिए। योर करेक्ट आंसर इज गंगा डायनेस्टी, ठीक है, गंगा डायनेस्टी। ये जो पिक्चर आपको दिख रही है दिस इज कोणार्क टेम्पल, है ना, उड़ीसा में है कोणार्क टेम्पल। और ये जो आपको पिक्चर दिखेगी साथ में, ये है कोणार्क व्हील, इसे कहते हैं कोणार्क व्हील, WHEEL, है ना। और ये व्हील जो है, ये साइन आपको कहाँ देखने को मिलेगा, आपके 10 रुपये के नोट में, है ना, 10 रुपीज वाले नोट में आपको दिखेगा। अब चेक कीजिए, अगर आपने नहीं देखा तो चेक कीजिए, कोणार्क टेम्पल का ये व्हील आपको देखने को मिलेगा। और कोणार्क टेम्पल बेसिकली डेडिकेटेड टू सन, है ना, सूर्य को ये डेडिकेटेड है, सूर्य की पूजा यहाँ पे की जाती है। Which among the following events took place immediately before the massacre at जलियांवाला बाग? जलियांवाला बाग मैसेकर अगर आपने सुना हो तो इस सवाल में क्या पूछा गया है, कौन सा इवेंट जो है जलियांवाला बाग मैसेकर में होने से पहले हुआ था, है ना, कौन सा इवेंट हुआ था? इधर इट्स पार्टीशन ऑफ बंगाल, इल्बर्ट बिल, पैसेज ऑफ द रोलेट एक्ट, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स। अब किसी ने अगर हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी हो तो उनको ये चारों ही पता होंगे कि इसमें क्या क्या हुआ था, है ना, नहीं तो नाम तो सबको पता ही होंगे, है ना। मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स हुए थे, पैसेज ऑफ रोलेट एक्ट आया था, है ना। तो इनमें से कौन सा इवेंट हुआ था मैसेकर ऑफ जलियांवाला बाग से पहले? योर आंसर इज पैसेज ऑफ रोलेट एक्ट, आंसर सी इज करेक्ट, ठीक है। देखिए अगर इसका कुछ फैक्ट्स हम देखें तो दैट इज मार्च 1919 में ये पास किया गया था। और इसमें बेसिकली था क्या, ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की थी जो ब्रिटिश इंडिया की, है ना, ब्रिटिशर्स की इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी। उन्होंने क्या कर दिया, पावर मिल गई उन्हें टू अरेस्ट एनी पर्सन विदाउट एनी ट्रायल, ठीक है, बिना किसी ट्रायल के किसी भी पर्सन को अरेस्ट करने की पावर दी गई इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा, ठीक है जी। ब्रिटिश इंडिया का ये एक्ट है, 1919, डेट याद रखेंगे। Who was the Governor General of British India when the Indian National Congress was founded in 1885? देखिए अब इसी सवाल में आपको एक फैक्ट भी दिख रहा है और एक सवाल भी है, ठीक है। पहले तो INC was founded in 1885, ठीक है, INC that is Indian National Congress 1885 में बना। ये सवाल में आपको एक फैक्ट मिला, तो ऐसे फैक्ट्स आपको छोड़ने नहीं है, नोट डाउन करने हैं, ठीक है। INC फाउंडेड इन 1885। अब आपको बताना है उस वक्त पे जब ये फाउंड हुई गवर्नर जनरल कौन थे ब्रिटिश इंडिया के? गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड रिपन और लॉर्ड लिटन। तो इन चारों में से आंसर बताइए। आंसर इज लॉर्ड डफरिन, ठीक है। लॉर्ड डफरिन का पीरियड था 1884 टू 1888 तक, ठीक है, ये इनका टाइम पीरियड था, ध्यान रखेंगे। द बुक तबाकत एन सीरी रिटन बाय होम? चलिए बताइए ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है ना, फैक्ट है, तो आपको एज इट इज ही याद रखना है। ऑप्शन क्या है?
हसन निजामी, अमर खुसरो, अबुल फजल और मिन्हाज ए सिराज। तो करेक्ट आंसर इज मिन्हाज ए सिराज। इन्होंने लिखी है तबाकत ए नसीरी, ध्यान रखना है तबाकत ए नसीरी, है ना, तबाकत ए नसीरी बाय मिन्हाज ए सिराज। डी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, डोरंट कप इज एसोसिएटेड विद। चलिए अब हम स्पोर्ट्स वाले सेक्शन में आपको दिखेंगे आते हुए, है ना। डोरंट कप जो है ये किस से एसोसिएटेड है? इधर इट इज विद स्विमिंग, फुटबॉल, टेबल टेनिस और हॉकी। तो इन चारों में से किससे एसोसिएटेड है आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर इज फुटबॉल। ठीक है, ये है डोरंट कप, आपको दिखेगा, है ना, उसका लोगो है। ये फाउंड हुआ था इन 1888। ठीक है, इन 1888। तो ये फुटबॉल से रिलेटेड है, ध्यान रखेंगे डोरंट कप। चलिए, व्हेन वाज द फर्स्ट क्रिकेट क्लब एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया? पहला क्रिकेट क्लब कब एस्टेब्लिश हुआ था इंडिया में? कब हुआ था? 1890, 1780, 1792 और 1905। चलिए आंसर बताइए। आंसर इज 1792। ठीक है, 1792, सी इज करेक्ट आंसर। Which among the following is India's first expressway? हिस्ट्री का क्वेश्चन है, कौन सा इंडिया का पहला एक्सप्रेसवे है बताएंगे। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे, दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे और जयपुर किशनागढ़ एक्सप्रेसवे। तो इन चारों में से कौन सा करेक्ट आंसर है बताएंगे। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, ध्यान रखेंगे पहला इंडिया का एक्सप्रेसवे है मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे। Which country is home to the hottest recorded place on earth? भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल क्वेश्चन है। आपको बताना है हॉटेस्ट रिकॉर्डेड प्लेस ऑन अर्थ, है ना, हॉटेस्ट रिकॉर्डेड प्लेस ऑन अर्थ कौन सा है? ईरान, लीबिया, सऊदी अरेबिया और यूएसए। तो बताइए आंसर। आंसर इज लीबिया। ठीक है, लीबिया का भी एक जगह है एल अजीजिया, ध्यान रखेंगे एल अजीजिया, AZIZIA। और ये सितंबर 30, 1992 को रिकॉर्ड किया गया था। टेम्परेचर क्या था? 57.8 डिग्री सेल्सियस, इतना टेम्परेचर है ना ये। तो ध्यान रखेंगे, ये फैक्ट भी ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम मैप में देख लेंगे थोड़ा सा लीबिया को। ये आपको दिखेगा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, ठीक है, साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। यहाँ पे आपको बिल्कुल नॉर्थ में दिखेगा लीबिया, इसके ऊपर मेडिटेरेनियन सी दिखेगा। आसपास कौन कौन सी कंट्रीज है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हियर इज तुनीशिया, अल्जीरिया, नाइजर, चड, इधर सूडान एंड इजिप्ट, और नॉर्थ में आ जाएगा मेडिटेरेनियन सी। तो ये सारी कंट्रीज आपको पता होनी चाहिए, लीबिया के सराउंडिंग नेशंस और बॉर्डरिंग कंट्रीज। नेक्स्ट सवाल, इन विच रीजन हेमिसगोम्पा इज लोकेटेड इन इंडिया? आपको बताना है कौन से रीजन में इनमें से हेमिसगोम्पा, इंपॉर्टेंट है, हेमिसगोम्पा कहाँ पे है? सिक्किम, लद्दाख, ग्वालियर और नागपुर, इनमें से कहाँ पे है हेमिसगोम्पा? तो चलिए इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है लद्दाख। ठीक है, लद्दाख में है हेमिसगोम्पा। अगर आपने नेशनल पार्क्स थे, है ना, नेशनल पार्क्स वाली सीरीज अगर आपने देखी हो, दैट इज उसके 2 ही पार्ट्स है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो अगर आपने नहीं देखा वो आप देखिए, है ना। उसमें हम लोगों ने देखा है कि यहाँ पे हेमिस नेशनल पार्क भी है लद्दाख में, है ना। तो यहाँ से भी आप रिलेट कर सकते थे, अगर आपने वो देखा होता तो वहाँ से आपको एकदम ये भी रिलेटेबल लगता है ना, हेमिसगोम्पा। तो हेमिसगोम्पा है, ये है हेमिसगोम्पा, लद्दाख में है। अगर हम इंडियन मैप में लद्दाख को देखें, ये है इंडिया का मैप, और ये यहाँ पे आपको दिखेगा लद्दाख, है ना। बॉर्डरिंग इधर है JNK, इधर है हिमाचल, और इंटरनेशनल बॉर्डर अगर हम देखें दिस इज चाइना। ठीक है, और ये है POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, और ये है जो चाइना एडमिनिस्टर करता है। ठीक है, चलिए
तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्चुअल क्वेश्चंस, है ना, इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस, सीयूईटी एस्पिरेंट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें अलग अलग सब्जेक्ट से, है ना, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जो भी जीके वाले क्वेश्चन जो सारे रहते हैं, सारे सब्जेक्ट्स को इकट्ठा करके एक सीरीज आपके लिए शुरू करी गई है। सेट 1 है, नेक्स्ट सेट भी आएंगे, तो अभी आप इसे फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।